हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसी उम्मीद और आशा के साथ चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। क्लास 12 का जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोगों ने अभी तक हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लिया है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वर्नर्स थ्योरी से। किससे है? वर्नर्स थ्योरी। अब देखिए वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी जब बात हम करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अल्फ्रेड वर्नर इन 1893 प्रोपाउंड हिज थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन्होंने क्या किया, 1893 में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थ्योरी थी इसको दिया। और साथ ही साथ इनका ये जो ग्रेट वर्क था, ही वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन 1913। और इसी वर्क के लिए इन्हें क्या किया गया, 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। द मेन पॉस्टुलेट्स आर, और इनका जो मेन पॉस्टुलेट था, इन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, ये क्या है। पहला पॉस्टुलेट इनमें क्या है कि इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शोज टू टाइप्स ऑफ लिंकेज, इट मीन्स वैलेंसीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब इन्होंने ये कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या करता है, इसमें जो सेंट्रल एटम है वो दो तरीके की वैलेंसी शो करता है। एक होता है प्राइमरी, दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी किस पर डिपेंडेंट होता है? प्राइमरी वैलेंसी डिपेंडेंट होता है कोऑर्डिनेशन नंबर पे, और सेकेंडरी किस पे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पर। सेकेंड टर्म में क्या कहा, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। यानी जो प्राइमरी वैलेंसीज हैं ये कैसे होते हैं, आयनाइजेबल होते हैं, और ये सेटिस्फाई होते हैं किससे, नेगेटिव आयन से। अब कहने का मतलब क्या है, जैसे K3 FeCN6, अगर इसे हम ब्रेक करें तो ये कैसे ब्रेक होगा, 3K प्लस और यहां पे क्या होगा, FeCN6 कितने माइनस, 3 माइनस। अब यहां पे ये जो 3 प्लस और 3 माइनस है, यही किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को। और प्राइमरी वैलेंसी यहां से क्या निकल के आई, 3 आई। ये बात क्लियर। अब जैसे ये हम इसमें आते हैं तो यहाँ पे सेकेंड वर्ड क्या कहा गया, द सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयनाइजेबल, दे आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। अब अगर हम यही बात करें इस कॉन्सेप्ट में, तो ये जो FeCN6 है, ये नंबर, ये तो भाई क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यही हमारा क्या शो कराता है, सेकेंडरी वैलेंसी। यानी यही हमारा क्या होगा, SV। यानी PV क्या होता है, ON, और SV क्या होता है, CN। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट में क्या कहा गया, द सेकेंडरी वैलेंस इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यही बात कहा जा रहा है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसके इक्वल होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। एंड इट इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल, जो कि किसी भी मेटल के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आयरन के कॉन्सेप्ट में हम बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिया जाता है, 6। अगर हम बात करते हैं किसके लिए, निकिल के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर है किसी भी सेंट्रल मेटल के लिए, सेंट्रल एटम के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट में क्या कहा गया, द मेन आयंस आर ग्रुप्स बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेजेस टू द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक स्पेशियल अरेंजमेंट करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कहा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अगर यहां पे 2 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो ये क्या जनरली शो कराएगा, SP। 3 है तो SP2, 4 है तो SP3 एंड DSP2। अब यहां पे 5 है तो 2 कंडीशन, SP3D DSP3। 6 है D2SP3 SP3D2। अब कहा यह जा रहा है कि अगर SP है तो भाई ये ऐसे शो कराएगा,
ए एंड बी। अब इसमें ए बी बी, इस कंडीशन में ऐसे sp3 के लिए, dsp2 के लिए स्क्वायर प्लेनर कंडीशन ऐसे। अब ऐसे ही ट्राइगोनल पिरामिडल, ऐसे, और इसके लिए हेक्सागोनल। यानी ये जो कंडीशन शो हो रहा है ना, डिफरेंट अरेंजमेंट, और ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ये किसकी वजह से है, ये जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर्स है। तो कहा यह जा रहा है कि जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर है यही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशियल स्पेशियल अरेंजमेंट को। नेक्स्ट क्या है कि द कंबाइनिंग पावर ऑफ मेटल इज डिवाइडेड इनटू टू स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। यानी जो डिवाइडिंग नेचर है, कंबाइनिंग पावर है, ये किसमें, कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, टू पार्ट में। एक क्या होता है जो कि भाई किस पे डिपेंडेंट होता है, अट्रैक्शन पे। द इनर स्फीयर इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड द आउटर स्फीयर इज नोन एज आयनाइजेशन स्फीयर। अब कहने का मतलब क्या है कि जैसे थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। अब जैसे यहां ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आयनाइजेशन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, आयनाइजेशन स्फीयर। और ये जो है ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर में अब बस आपको डिफरेंस क्या याद रखना है, सिंपल सा वर्ड ऐसे याद रख लीजिए। जैसे मैंने मान लीजिए लिख दिया Fe(Cn)6 और मैंने ऐसे लिख दिया है Fe(Cn)6 और चार्ज क्या लगा दिया 3+। तो ये जो चार्ज है ये क्या है, आयनाइजेशन वाला कंडीशन शो करा रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन। ये बात क्लियर। अब जैसे ही ये कंडीशन हो जाता है फिर आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या है, एप्लीकेशन ऑफ वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वर्नर थ्योरी के क्या एप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या मेंशन हुआ है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस कोबाल्ट एमीन्स इज बेस्ड ऑन वर्नर थ्योरीज। यानी जो कोबाल्ट के एमीन्स बनाए गए, कोबाल्ट के एमीन कंपाउंड बनाए गए, ये किस पे बेस्ड बनाए गए, वर्नर थ्योरीज के कॉन्सेप्ट पे। और साफ साफ क्या मेंशन है कि कोबाल्ट हैज अ प्राइमरी वैलेंसी, इट मींस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3। यानी कोबाल्ट के पास जो प्राइमरी वैलेंसी होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो क्या होता है 3। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, CO3+। एंड एग्जिबिट्स सेकेंडरी वैलेंसी, इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6। यानी अगर हम इसको किसी से ऐड कर दे रहे हैं, जैसे मान लेते हैं Cn6, अब ये चीजें हो गई। The secondary valencies are represented by thick lines and the primary valencies represented by broken lines. अब ये अलग चीज है भाई कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब COCl3 डॉट 6NH3 कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। कौन से कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है भाई, COCl3 डॉट 6NH3 कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या ध्यान देना है, इस कॉम्प्लेक्स में आपको ध्यान देना है कि इन दिस कंपाउंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6। अब ये चीज देखिए, यहां मैंने ये बता दिया और ये पहले भी मेंशन मैंने कर रखा था। एंड द 6 सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय NH3। और जो 6 वैलेंसी है ये कौन सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पे NH3 कर रहा है। द ब्लैक सॉलिड लाइंस, जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई ब्लैक सॉलिड लाइन से मेंशन कर दे रहे हैं। चलो यहाँ पे मैं रेड से मेंशन कर रहा हूं, यहाँ ब्लैक है। द 3 प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय क्लोराइड आयन। अब ये जो क्लोराइड आयन है ये कितने प्राइमरी वैलेंसी को शो करा रहा है, 3 को। ये बात क्लियर। These are non-directional in character, यानी ये डायरेक्शनल नहीं होते, ये कभी भी किसी से जुड़ सकते हैं, इनका कोई भी डायरेक्शन फिक्स
नहीं होता। These chloride ions are instantaneous precipitated on the addition of silver nitrate। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले हैं, ये अचानक से जैसे ही आप सिल्वर नाइट्रेट मिक्सअप करते हो, सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हो, ये क्या हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। और जैसे ही सेटल डाउन हुए तो क्या कहा गया, द टोटल नंबर ऑफ आयन इन दिस केस इज 4। और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है तो टोटल नंबर ऑफ आयन क्या हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। 3 क्लोराइड आयंस एंड 1 कॉम्प्लेक्स आयन। द सेंट्रल आयन and the neutral molecules or ions satisfy secondary valencies are written in a square bracket while writing the formula। और जब ऐसे हम इसे मेंशन कर देते हैं इस पैटर्न में, तब ये हमें क्या कराता है, अपने कंडीशन को शो कराता है। और ये कंडीशन किसका होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का कंडीशन होता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट का होता है। ये बात क्लियर। अब जैसे ही फिर आप बात करेंगे COCl3 5NH3 4NH COCl3 4NH3 COCl3 3NH3। अब इस कंडीशन में आपको बस ये ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहना चाहिए। अब आप देखिए, अब आपने क्या लिया था, CONH3 6 Cl3, इनर मोस्ट कंडीशन में 6 था। अब अगर ऐसे हो जाता CONH3 5 Cl और यहां पे क्या हो जाएगा, Cl2। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे अब ये भी किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है 6 को ही। ऐसे ही जब आप 4 वाले कंडीशन को लेंगे तो CONH3 4 Cl2 और बाहर क्या आ जाएगा, Cl। और इसी तरीके से जब आप CONH3 Cl3 की बात करेंगे तो अब हर एक कंडीशन में आप यहां भी देख सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहां 4 and 2 6, यहां पर 5 and 1 6 और यहां पे 3 and 3 6। यानी हर एक कंडीशन में इनके जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, फिक्स है। और वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और इनका अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी वैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन नंबर वो कितना होता है बेटा, +3 होता है। ये बात क्लियर रहेगी। अब जैसे अब आप ये आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना है, आप देख सकते हैं 6NH3 5NH3 4NH3 एंड 3NH3। अब यहां आप देखिए, जैसे ही आप देख रहे हैं तो यहां पे देखिए 1Cl3 2Cl3 एंड 3Cl3 एंड विथ 6NH3। और यहां पे जब आप देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 1NH3 2NH3 3NH3 4NH3 एंड 5NH3 ऐसे हो गए। 1C किसमें, इसी के बॉन्डिंग में जा रहा है। बेटा जब बॉन्डिंग में जाता है तो आपको क्या करना है, 2 लाइन, 1 बॉन्डेड लाइन एंड 1 डॉटेड लाइन, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से ये रिप्रेजेंट हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 और 2Cl क्या हो गए, फ्री हो गए। और यही जो Cl फ्री हुए इन्हीं को हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट कर दिया, यानी सेटल डाउन कर दिया। और इनकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। यहां से आप देख सकते हैं ये बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यहां पे क्या हुआ, ये 6 कंप्लीट हो रहा है, लेकिन कितने Cl पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बेटा, 1 2 3। तो यहां पे प्रेसिपिटेटेड नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन अब यहां पे टोटल नंबर आप आयंस की बात बाद में करते हैं, पहले आगे की कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं बेटा कि जब आप इस कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पे रिमेनिंग कौन सा बच गया, ये वाला Cl। तो प्रेसिपिटेटेड ओनली क्या होगा, 1 होगा। और ये क्या होंगे कि भाई ये अपने कॉन्सेप्ट में लगे रहेंगे। अब यहां पे हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सारे के सारे मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ Cl प्रेसिपिटेट होगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। यानी अगर इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट में आपको एक बात क्लियर हो जा रही है कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग कर रहे हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा है, वही हमें क्या बता रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स बॉन्ड। ये बात क्लियर हो गई।
नेक्स्ट में जब आप बात करेंगे, अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बनाया गया, अब इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर कर लेना है। अब बेटा ये बताया गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अगर आपको याद होगा, मैंने ये कंडीशन आपको बता रखा है। जो ये CO है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम। जो ये NH3 और Cl है, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। अब इन दोनों का नंबर 5 और 1 टोटल क्या हो जाएगा, 6। यही क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। और जो बाहर है इसे यहाँ पे फ्री एनायंस लिखा है, लेकिन है तो बाहर है, तो हम लोग इसे और क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल लिगेंड। क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल लिगेंड। तो अब एक्सटर्नल लिगेंड अगर बाहर की साइड एनायन फॉर्म में, यानी अगर इस Cl की बात करें तो Cl का जब हम चार्ज देखते हैं माइनस आता है। माइनस चार्ज किसको रिप्रेजेंट करता है, एनायन को। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, फ्री एनायंस लिखा हुआ है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन बताया जा रहा है कि कैसे आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बता रखा है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आप देख सकते हो सबसे पहला क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कह रहे हैं भाई, कि अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डेड फॉर अ फिक्स्ड नंबर। अब ये सिंपल सी बात है। मैंने कहा था कि जैसे कोई भी कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसी को हम लोग सिंपल फॉर्म में, अगर इसमें आयन कैटायन और एनायन नहीं कंबाइन है तो हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेंट्रल एटम मैंने आपको बता रखा है कि किसे कहते हैं, कि भाई जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर का पहला एलिमेंट होगा, जैसे A, B और बाहर C है, तो ये जो है A, ये हमारा क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। मैंने ये बता रखा है आपको, अगर याद होगा तो। लिगेंड मैंने आपको बता रखा है अटैच विथ सेंट्रल एटम, अटैच विथ सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। यानी लिगेंड का दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रखना है तो लिगेंड किससे जुड़े होते हैं, सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में ही है कि भाई व्हेन अ लिगेंड बाइंड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर टर्म्स एज द bidentate ligand. When numbers of the donor, then that is known as polydentate, and when it is donated by unique condition, then that is unidentate, and that condition in which they can be changed their reform condition, it means two different atom or two different site of bonding, then that is called as ambidentate ligand. तो ambidentate ligand क्या है, कि जो दोनों तरफ से जुड़ जाए। ये बात क्लियर। अब ये बात भी मैंने आपको बता रखा है, पिछले जो वीडियो के थे उनको आप देखेंगे तो बेटा वहां आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट में क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये चीजें मैंने बता दिया है कि जितने भी सेंट्रल एटम से जुड़े जितने भी सेंट्रल एटम से जुड़े लिगेंड होंगे और उनके जो नंबर होंगे, उन्हीं नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आयरन के लिए 6 होता है, निकिल के लिए 4 होता है, प्लेटिनम के लिए 6 होता है। तो ये जो नंबर है ना, यही क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बता रखा है कि ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है आयनिक और एनायनिक कंडीशन में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या कहलाता है, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम, यानी जो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से जुड़ जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर बेटा ऑक्टाहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन याद रखना है, sp3d2। टेट्राहेड्रल है तो sp3, स्क्वायर प्लेनर है dsp2, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो ये क्या होगा, sp3d, और इसका क्या होगा, dsp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन याद रखिएगा आप, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इन अ कॉम्प्लेक्स is defined as the charge
it would carry if all of the ligands are removed along with the electron pair. अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर और लिगेंड के नंबर को निकाल दे तो जो सेंट्रल एटम पे चार्ज आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर. अब बेटा ये किसी भी कंडीशन के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं. अब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आपको एक सिंपल सा रूल बताया है. अगर रूल आपको याद होगा तो मैंने आपको रूल बताया है इनर माइनस आउटर. अब इनर में से आउटर को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो वैल्यू आ जाए वही होगा. अब यहाँ क्या है 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1. तो यहां से ये वैल्यू क्या आ गई 1. होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस मैंने आपको बता दिया कि भाई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें क्या हो कि जितने भी लिगेंड हो एक ही नेचर के हो तो होमोलैप्टिक होते हैं और डिफरेंट नेचर के हो तो हेट्रोलैप्टिक होते हैं. मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में बता रखा है. बेटा आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उस वीडियो से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. अब बेटा यहां पे जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसी को आपको याद रखना है EAN. अब EAN क्या डिनोट करता है कि किसी भी कंडीशन में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई जैसे ही आप ये कंडीशन करते हैं, जैसे अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं CONH3 और इसके थोड़ा सा CONH3 6 और चार्ज क्या है 3+. अब बेटा आपको EAN निकालना है तो EAN के लिए आपको क्या याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 2 into number of unidented ligand plus anion charge minus cation चार्ज. ठीक. अब यहां पे आपका सेंट्रल एटम कौन है, CO कोबाल्ट. कितने हो गए 27. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 27 प्लस 2 into मोनोडेंटल लिगेंड यानी 6. अब यहां पे बेटा प्लस एनायन माइनस केटायन. एनायन क्या है 0, केटायन कितने हैं 3. अब यहां से आप करिए 27 प्लस 6 2 12 माइनस 3. यहां से ऐड कीजिए 7 and 2 9, 2 and 3 39 माइनस 3 वैल्यू क्या आएगा 36. अब यही चीज आप इस फॉर्मूले से जैसे आपने देखा, अगर इसी चीज को हम यहां पे देखें तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि जैसे ही आप इस कंडीशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है द नंबर इज 36. अब ऐसे ही बेटा आप किसी भी कंडीशन में चले जाओ आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है वो किस पे डिपेंडेंट होता है. ये डिपेंडेंट होता है कि कितने सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन हैं और जो चार्ज है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है. साथ ही साथ इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी होती है कि जो लिगेंड है यूनिडेंटेड है या बाइडेंटेड. अगर यूनिडेंटेड है तो 2 से, बाइडेंटेड है तो 4 से मल्टीप्लाई आप करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं. थोड़ा सा चलिए अब यहां पे आप देख सकते हैं कि क्या आ गया. अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, आईपीएसी नेमिंग से. किससे है, आईपीएसी नेमिंग. अब आईपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं और क्या करते हैं, इसके लिए आपको सारा कॉन्सेप्ट समझना है
कि द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिराइव्ड बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ एडिटिव नोमेनक्लेचर। पहला कंडीशन क्या है, द कैटायन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। यानी जो अब देखिए यहाँ पे K4 लिखा है ना, तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया, पोटेशियम। अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में थोड़ा सा इस कंडीशन को मैं इस तरीके से, क्या है, K4 FeCN6 और दूसरा कंडीशन आपका यहाँ पे क्या था, NiCl6Cl2, क्या है, NiCl6 NH3 वेट अ मिनट, ओ चेंज कर दिया है मैंने थोड़ा सा, Ni यहाँ पे NH3 6Cl2। अब जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे तो यहां से ये कैसे ब्रेक होगा, 3K प्लस FeCN6 3 माइनस, और यहां से जैसे आप ब्रेक करेंगे ये किस में ब्रेक होगा, NiNH3 इस पे चार्ज क्या आएगा, +2 2Cl माइनस। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये कंडीशन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको किसका नेम, पोटेशियम, और यहाँ पे हेक्साअमीन निकिल ये लिखना है। फिर क्या करना है, व्हाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स आयन ऑलवेज नेम लिगेंड फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ मेटल। अब जैसे ही आप लिगेंड का नेम लिख लेंगे तो आपको क्या करना है, उसके नंबर के साथ। अब जैसे यहाँ पे क्या है, 6 है तो हेक्सा, और क्या है साथ में, साइनोफेरेट। ऐसे ही ये कंडीशन आपको करना है। थर्ड में क्या कह रहा है, लिगेंड्स आर ऑलवेज नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब भाई जब भी आप लिगेंड की बात कर रहे हैं तो लिगेंड को आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में रीअरेंज करेंगे। यानी जिसका अल्फाबेट, जैसे NH3 को हम लोग क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, और H2O को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वा। तो अब आपको A तो दोनों में है, लेकिन A के बाद पहले M आता है पहले Q, ये ध्यान देते हुए आपको नेमिंग करना है। अगर पहले M आता है तो M वाला, यानी आपको ये तो पता है ना पहले M आता है, तो इसलिए पहले अमीन रखेंगे बाद में एक्वा रखेंगे। तो ऐसा कंडीशन आपको रखना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में क्या कह रहा है, प्रीफिक्स मोनोडाई ट्राई इटसेट्रा आर यूज्ड टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड्स। यानी जो एक लिगेंड है केवल अकेला, उसके लिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मोनोडाई ट्राई। लेकिन जैसे ही क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन लिगेंड होते हैं इनमें डिफरेंट टाइप के भी लिगेंड और ग्रुप लिगेंड आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, मोनोट्राई के जगह, जैसे मोनोडाई ट्राई के जगह 20 30 टेट्राकिस, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, यूज करने लगते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यानी जैसे इंडिविजुअल लिगेंड होगा तो हम लोग मोनोडाई ट्राई यूज करेंगे, और अगर ग्रुप्स आ जाएंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 20 30 और टेट्राकिस। अब जैसे ही ये कंडीशन आप सब, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर डिराइव्ड द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ एडिटिव। अब वही सिंपल सा है, नेमिंग द ब्रीजिंग लिगेंड, जो ब्रीजिंग लिगेंड है उसका नाम करना है, एम्बिडेंटेड लिगेंड का नाम करना है, और ये सारा कंडीशन मैंने आप सबको बता रखा है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपसे इस चैप्टर में आपसे क्या बात किया, सॉरी इस वीडियो में मैंने आपसे क्या बात किया, जो हमारा वर्नर थ्योरी था, वर्नर थ्योरी के एप्लीकेशन थे और नेमिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर बातें कर लिया है, लेकिन हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे किससे, नेमिंग के कॉन्सेप्ट से और प्रॉपर मेथड से। ठीक है, तो इसी उम्मीद और आशा के साथ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। तो उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।